Good morning, student. In today's class, now we are going to start a new chapter about partnership topic. It is dissolution of partnership firm. पार्टनरशिप फॉर्म जब डिजॉल्व हो रही है, द एंड हो रही है, तो उस टाइम पे हमारे पास में क्या क्या कंडीशंस हैं। एक आज की क्लास में हम थ्योरिकल फॉर्म को क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल फॉर्म में। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 39 अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या दी गई है, हम उसको क्लियर करें। इट्स मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। दैट मीन्स पूरी तरीके से पार्टनरशिप फर्म का या पार्टनर्स का डिसोल्यूशन होना। पार्टनर्स ने किसी भी तरीके से अपनी पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, इट इज नोन एज ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी इस डेफिनेशन के बाद में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक अलग कंडीशन है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक अलग कंडीशन है, जो हम डिफरेंसेस में भी क्लियर करके चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की नॉर्मल डेफिनेशन दी गई है। इट्स मीन dissolution of partnership among all the partners in the firm. That means in such an event all assets of the firm are realized. At the time of dissolution of partnership firm, सारी assets को realized करा जाता है, sold करा जाता है, dispose of करा जाता है, बेचेंगे। कोई फर्म जब डिसॉल्व हो रही, पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व हो रही है, तो फर्म के जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचा जाएगा और उसका जो अमाउंट रियलाइज होगा उस पैसे से हम आउटसाइड लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज वगैरह क्लियर करेंगे, जो आगे भी बता रखा है। एंड लायबिलिटीज आर पेड। एसेट्स को आपने रियलाइज करा एंड देन लायबिलिटीज आर पेड। आउटसाइड लायबिलिटीज भी होती है, इंटरनल लायबिलिटीज भी होती है, सब पेड ऑफ होगी। द सरप्लस बैलेंस, अगर फिर भी मान लो सरप्लस रह जाता है, द सरप्लस बैलेंस इज पेड टू द पार्टनर इन द सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड शॉर्टफॉल इज मेड फ्रॉम द अदर फ्रॉम देयर प्राइवेट एस्टेट। अगर इसमें कोई सरप्लस रह जाता है, एसेट्स को बेचा, रिलाइज करा, अमाउंट रिलाइज हुआ, ओके, और उससे आपने सारी लायबिलिटीज को क्लियर कर ली है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी होती है, इंटरनल लायबिलिटी, उसके बाद अगर कोई अमाउंट रिमेनिंग रह जाता है, सरप्लस अमाउंट रहता है, तो वो पार्टनर्स आपस में अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन इन केस अगर लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है, रिलाइज्ड अमाउंट कम हो रहा है और लायबिलिटीज ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इस कंडीशन में अब पार्टनर्स अपने प्राइवेट एसेट्स से ये अमाउंट को पेड ऑफ करेंगे, क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी पेड ऑफ तो करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हमने मानी सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग कि पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं वो पूरी तरीके से अपनी फर्म को वाइंड अप करते हैं, बंद कर देते हैं, जिसे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब एक सिंपल एक बात हम आगे क्लियर करेंगे डेफिनेशन की बात में। Dissolution of partnership. Dissolution of partnership not a firm, और नंबर 2 या dissolution of partnership, और एक होता है dissolution of partnership firm। या और डिटेल में हम क्लियर करेंगे डिफरेंस में। इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियोस वगैरह में हमने देखा था। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू पार्टनरशिप फर्म। वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, क्योंकि पुरानी पार्टनरशिप फर्म नहीं, पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, आपके जितने भी पार्टनरशिप डीड में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू
डिसोल्यूशन अपने पास, रिकॉन्स्टिट्यूशन आपको चेंज करने पड़ेंगे, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑल्सो नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या एक वर्ड आएगा फर्म, फॉर्म का मतलब पार्टनर्स ने आगे कंपनी बिजनेस को कंटिन्यू रखना ही नहीं है, उन्होंने अपनी फॉर्म को कंटिन्यू नहीं रखा है, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर दिया है। मतलब कि जिस दिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा उसके नेक्स्ट दिन से आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं चलेगी पुराने नाम से, पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से। ओके, ये आगे भी हम क्लियर करते रहेंगे। आज की क्लास हम थ्योरिकल कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी थ्योरी क्लियर करिए। अब आगे का जो हम टॉपिक अब क्लियर करेंगे, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि जो पार्टनरशिप फॉर्म जो डिसॉल्व होती है वो कितने तरीके की होती है, हाउ मेनी टाइप्स। ये सब 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में थोड़े आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, थ्योरिकल बेसिस चीज है, तो थोड़ा ध्यान देके चलना, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सबसे पहला होता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। मैंने आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, इसलिए जब भी आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो नोट्स कॉपी ओपन रखिए ताकि सेक्शन वगैरह हमें क्लियर रहे। जब टाइप्स ऑफ हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं या पार्टनरशिप फॉर्म का डिसॉल्व कर रहे हैं या डिफरेंस करेंगे तो सामने नोट्स कॉपी आपके पास रहेगी, तो आपको एक फायदा मिलता है वीडियोस देखने का। लाइव क्लास में भी यही कंडीशन है और यूट्यूब वीडियोस में भी है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सेक्शन 39 में बताई गई है, और टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ये सेक्शन 40 का पार्ट है। अब जनरली अगर मैं डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट करूं तो मैं दो तरीके से डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में चलता हूं। नंबर 1, वॉलंटरी डिसोल्यूशन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स। होता है कई बार कि एक वॉलंटरी डिसोल्यूशन हो रहा है थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। पार्टनर ने, ये मान लीजिए हम एग्जांपल लें, A, B, C 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने 5 साल तक कंटिन्यू अपनी पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट करा, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो कर रहे हैं, नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं, कोई पुराना पार्टनर फर्म से जा रहा है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके, बट उन्होंने 5 साल तक अपनी फर्म को कंटिन्यू चलाया। अब उन्हें ऐसा लगता है कि यार अब साथ काम करने में हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना नहीं निकल रहा है, तो उन्होंने एक रजिस्टर्ड फर्म है, उनकी पार्टी जब रजिस्टर्ड फर्म है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी वो अपनी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। इट इज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पार्टनर फर्म को डिसॉल्व किया। इट इज अ वॉलंटरी डिसोल्यूशन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर, सेक्शन 40 का पार्ट है, इसको हम डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का पार्ट मान के चलेंगे। नंबर 2, डिसोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और एन कॉन्ट्रैक्ट और ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कई बार होता है अपने पास में कोई पार्टनरशिप जो होती है वो एग्रीमेंट बेसिस पे चलती है टाइम के लिए, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर, या अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट चलती है कि कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने मेंशन कर दिया कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक स्पेसिफाइड वर्क को स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन के लिए ही करना है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, स्पेसिफाइड वर्क कंप्लीट हुआ या स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली जो है पार्टनरशिप जो फर्म होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। जॉइंट वेंचर वगैरह में यही होता है, हमारे पास में कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं, जॉइंट वेंचर्स वगैरह होते हैं, वो इसी तरह से काम करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आ गया, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40। पॉइंट नंबर 2, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, नेक्स्ट सेक्शन है 41, कि अब आपको कंपल्सरी ही डिसोल्यूशन लेना जरूरी है। वो किस कंडीशंस में होते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41, नंबर 1, when the business of the firm is declared illegal। अगर इलीगल बिजनेस डिक्लेयर हो गया तो कंपल्सरी आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41। नंबर 2, when all the partner except one decide to retire from the firm, ठीक है, सारे पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहे, केवल एक जना रह गया। मान लीजिए A, B, C 3 पार्टनर्स हैं, A, B, C। A बोलता मैं भी रिटायरमेंट लूंगा फर्म से, B बोलता सब मैं भी रिटायरमेंट लूंगा। अब केवल एक पार्टनर रह गया। अब बेटा नॉर्मली बात है
पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर तो रिक्वायरमेंट है, चाहे सी नेक्स्ट फाइनेंशियल से नए पार्टनर डी को एडमिशन ले ले। अभी इनमें नई पार्टनरशिप होगी, लेकिन इनको अपनी पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी, अब उसके बाद में सी जो है या ए बी अलग अलग जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, व्हेन ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। नंबर 3, व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर डाइड। इसका अपोजिट कर लो, 3 पार्टनर थे, कोई ऐसी एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि 2 पार्टनर की डेथ हो गई, तो अकेला पार्टनर तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता है। तो चाहे हम एक चीज ये मान सकते हैं, एक को छोड़ के बाकी सबने रिटायरमेंट ले लिया, या एक को छोड़ के बाकी सबकी अगर पार्टनरशिप में डेथ हो गई है तो वो आपस में पार्टनरशिप बंद नहीं करना चाहते, लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई हमारे पास में कि डेथ हो गई है तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है डिसॉल्व होगी। Number 4 and finally, when the all partners or all except one partner are declared insolvent। ये आपका प्रैक्टिकल टॉपिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट। तो हम वही कंडीशन मान लीजिए 3 पार्टनर है और एक को छोड़ के बाकी 2 जो है उनकी डेट्स ज्यादा हो गई है, दे डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट की कंडीशन में तो गए, तो इसके डेफिशिएंसी को किसको काउंट करना पड़ेगा, सॉल्वेंट पार्ट को, जो आगे हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक होगा जो हम आगे डिस्कस करके चलेंगे, अभी हमारा पॉइंट नहीं है। तो एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, तो ऐसी कंडीशन में भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में सेकंड टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेक्शन 41। नेक्स्ट सेक्शन 42, तीसरा टाइप, डिसोल्यूशन अपॉन कंटीजेंसीज इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स। ठीक है, कि अपॉन कंटीजेंसीज पे डिपेंड करेगा सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग। ये क्या कंडीशन हो गई, व्हेन द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द डेट टर्म्स। जो पहले भी हमने एक्सप्लेन करा है कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक फिक्स टाइम के लिए चल रही है, जैसे वो फिक्स टाइम एक्सपायरी होगा, स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन एंड होगा, तो अकॉर्डिंग टू कंटीजेंसीज हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नंबर 2, व्हेन द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर प्रोजेक्ट वेंचर ऑन द कंप्लीशन देयरऑफ। ये तो बेटा पहले मैंने क्लियर कर दिया आपको, जैसे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं, अपने जॉइंट वेंचर्स वगैरह होते हैं, वो एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन के लिए या स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट करने के लिए इंगेज होते हैं किसी पार्टनरशिप के अंदर। वो टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है, जैसे वो वर्क कंप्लीट हुआ या टाइम एक्सपायरी होता है, ऑटोमेटिक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व। वो यही बोलना चाह रहा है, व्हेन द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर प्रोजेक्ट वेंचर ऑन द कंप्लीशन देयरऑफ। कंप्लीशन होने के बाद में जब ऑटोमेटिक वो अपनी वेंचर जो होता है, जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नंबर 3, व्हेन द पार्टनर ऑफ द फर्म डाई। सारे पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है अपने पास में, तो भी फर्म एक कंटीजेंसीज के अकॉर्डिंग जो है, वैसे कंपल्सरी भी है अपने पास में, वो भी हमारे पास में फर्म डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 4 एंड फाइनल, व्हेन द पार्टनर ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सारे पार्टनर, एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सबकी डेथ हो रही है, एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सब इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, तो उसमें हम उसको एक नॉर्मली कंडीशन में हम कंपल्सरी डिसोल्यूशन करते थे, सेक्शन 41। लेकिन यहाँ पे 42 में हमने क्या बोला, एक कंटीजेंसीज के अकॉर्डिंग, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया। नंबर 4, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। लगभग एक जैसे पॉइंट्स हम में चलते हैं, बस हमने टाइप्स में इसको अलग कर लिए। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, सेक्शन 43, नोटिस के अकॉर्डिंग फॉर्म को डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फॉर्म को कैसे डिसॉल्व करते हैं। नंबर 1, in case of partnership at will, the firm may be dissolved if any one partner gives a notice in returning to the other partner। पार्टनरशिप अगर इच्छा पे चल रही है, विल पे चल रही है, जब तक पार्टनरशिप चलते रहेगी ठीक है, चलते रहेंगे, करते रहेंगे। जैसे ही एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया, ये जनरली हम एक नॉर्मल कंडीशन में, रिटायरमेंट की कंडीशन में भी करते थे,
वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का पार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें कंडीशन क्या होगी, एक पार्टनर जब फॉर्म से कोई रिटायरमेंट लेगा तो वो नोटिस दे देता है कि भाई अब नए फाइनेंशियल ईयर से मैं आऊंगा नहीं, तो उस कंडीशन में भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगी। हालांकि हम ये मानते हैं कि चाहे तो बाकी पार्टनर भी फिर फॉर्म को पार्टनरशिप को बोलते हैं ठीक है अब ए जा रहा है तो बी से भी डिसाइड करेंगे हम भी क्या पार्टनरशिप करेंगे, छोड़िए, तो उस कंडीशन में ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगी। लेकिन इन केस ए के जाने के बाद में नोटिस देने के बाद में बी बोलते नहीं हम तो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो इट इज अ पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन बाकी पार्टनर डिसाइड करेंगे हमें भी अपनी पार्टनरशिप को द एंड कर देना है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस के अंदर हम दोनों ही कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर कोई एक पार्टनर फॉर्म को नोटिस देता है एडवांस में कि मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल से नहीं आऊंगा, दोबारा इस बात को सुन लीजिए, तो उस कंडीशन में बाकी पार्टनर अगर कंटिन्यू अपने बिजनेस को रखना चाहते हैं तो वो एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे उसके रिटायरमेंट के बाद में, उसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे। लेकिन बाकी पार्टनर भी बोलते नहीं ठीक है ए जा रहा था हम भी अपना अलग बिजनेस करेंगे, तो उस कंडीशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो डिसोल्यूशन बाय नोटिस सेक्शन 43 में यही बताया गया कि कोई भी जब पार्टनरशिप फॉर्म विल के बेसिस पे ऑपरेट हो रही है और उसमें कोई भी एक पार्टनर फॉर्म को नोटिस दे रहा है और बाकी पार्टनर डिसकंटिन्यू करते हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को, दैट इज नोन एज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं आप आपकी पार्टनरशिप जो फॉर्म है वो डिसकंटिन्यू हो जानी चाहिए, ये कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, तो हम उस कंडीशन में सेक्शन 44 लेके चलेंगे। तो इसमें हमने क्या कंडीशन करी है, when a partner has become mentally disturbed or has unsound mind, वही mentally disturbed हो गया अपने पास में पार्टनर को mentally disturb हो जाता है, unsoundful mind जो उसको हो जाता है, पागल वगैरह हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है ऑर्डर बाय द कोर्ट सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, when a partner has become permanently incapable of performing his duties, वही बात है वो डिसेबल हो गया है, कंटिन्यू बिजनेस में अपनी एक्टिविटी नहीं रख पा रहा है, तो कोर्ट के अकॉर्डिंगली जो है पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करा जाता है। नेक्स्ट, when a partner has transferred whole of his interest in the firm to the third party, कि जो पार्टनर्स है उसने थर्ड पार्टी के फेवर में किसी एक्सटर्नल पर्सन के फेवर में अपने सारे राइट्स दे दिए हैं, सारी जो ड्यूटीज वगैरह थी उसके बाद में सारे जो इंटरेस्ट थे वो ट्रांसफर कर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट उस कंडीशन में भी फॉर्म को पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा। नंबर 4, when the court is satisfied that the firm cannot be carried on accepted a loss, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू बेसिस पे चल रही है, फर्स्ट ईयर निकल गया लॉस हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, फर्स्ट ईयर था, नया नया फाइनेंशियल ईयर था, हो सकता है लॉस हो जाए, बट अब कंडीशन क्या हुई, सेकंड ईयर में भी लॉस हो गया, थर्ड ईयर में भी लॉस हो गया, फोर्थ ईयर में भी, तो फर्म धीरे धीरे क्या लॉस पे लॉस हो रहा है और लॉस इंक्रीज, ठीक है, किसी ईयर में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो चल जाएगा, लेकिन कंटिन्यू अगर फर्म सफरिंग फ्रॉम लॉस है, सफर कर रही लॉसेस से, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट को लगता है कि नहीं अब इनकी डेब्ट्स ज्यादा होती जा रही है, किसी को पे नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट अपने ऑर्डर से भी इस फॉर्म को डिसोल्यूशन कर सकती है। पॉइंट नंबर 5 एंड फाइनल, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म इज जस्ट एंड इक्विटेबल, ठीक है ना, कि जो पार्टनरशिप फॉर्म हम बंद कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है कि बंद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ इलीगल वर्क्स वगैरह भी होते हैं अपने पास में, या फॉर्म कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं पब्लिक वेलफेयर में वर्क नहीं हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करा जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लास्ट और फाइनल टॉपिक जो आज हम क्लियर करेंगे वो है सेटलमेंट, सबसे मेन बात। चलो पार्टनरशिप फॉर्म तो डिसॉल्व हो गई, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई, पार्टनरशिप फॉर्म जब डिसॉल्व हो रही है ओके, अब वो अपने डेब्ट को कैसे सेटल्ड करेगी, एसेट्स को उनको बेचना है, लायबिलिटीज उनको पेड करनी है, एसेट्स से जो पैसा रिलाइज हो रहा है वो कैसे यूटिलाइज करेगी, किस तरह से सेटल्ड करती है, ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, ये हम प्रैक्टिकल फॉर्म में भी करके चलेंगे, लेकिन अभी हम थ्योरिकल फॉर्म में कर रहे हैं कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म।
According to section 48, 49 and 55 of Indian Partnership Act 1932, the settlement of account on dissolution of partnership firm are as follows. Section 48, 49 और 55 के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अलग अलग सेक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग. नंबर 1, पहला पॉइंट, all the amount of loss or deficiency of capital, if any, shall be paid first out of profit, next out of capital, and lastly, if necessary, will be realized from the partners in their profit sharing ratio. Section 48 जो A पॉइंट में चलेगा, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्लियर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नंबर 2, अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, हम बेसिकली प्रैक्टिकल इश्यू को करेंगे. अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स एंड द अमाउंट brought in by the partner shall be applied in the following manner. Section 48B and 49. Number 1, payment of secured creditors, third parties, बैंक लोन वगैरह जो होते हैं, मतलब एक हमने एक स्टेप बना लिया, जो अमाउंट में रिलाइज होगा आप उसको कैसे यूज करेंगे. सबसे पहले जो भी अमाउंट हमें रिलाइज हो रहा है उसमें से आपने सबसे पहले पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बैंक लोन सिक्योर्ड होता है, आपको पहले उनको पेमेंट करना पड़ेगा. जो थर्ड पार्टीज हैं जो कुछ मॉर्गेज बेसिस पे आपको लोन वगैरह देगी तो आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा. नंबर 2, पेमेंट टू आउटसाइड डेब्ट ऑफ द फर्म, अपने पास रैपिडली, ठीक है ना, वही है कि जो आउटसाइड डेब्ट्स होते हैं, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, रैपिडली मतलब एक रेशियल फॉर्म में आपको उनको पेमेंट करना पड़ेगा. नंबर 3, आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द लोन एडवांस बाय पार्टनर विल बी पेड ऑफ रैपिड, अपने पास में जो है अपने पास रैपिडली, ठीक है ना, जो भी अपने पास अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन वगैरह दे रहा है तो आप उसको भी एक रेशनल फॉर्म में हम यहाँ पे पेमेंट करके चलेंगे. ठीक है, रेशनली अपन बोल सकते हैं इसको या रैपिडली अपन बोल सकते हैं इसको. पॉइंट पॉइंट आपको पेमेंट करना. फर्स्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, थर्ड पार्टीज, देन जो आउटसाइड डेब्ट्स अपने पास होते हैं, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स वगैरह आउटस्टैंडिंग, उनको आप पेमेंट करेंगे. देन फर्म, अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको उनको पेमेंट करना है. एंड देन नंबर 4, आफ्टर द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी पेड ऑफ. लास्ट में नंबर होता है पार्टनर्स की कैपिटल का, आप उसको पेड ऑफ करोगे. फिर भी अगर पैसा बच गया, पॉइंट नंबर 5, इफ सम अमाउंट रिमेनिंग इट विल बी डिवाइड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ये होता है सेटलमेंट ऑफ अमाउंट. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं. सेटलमेंट ऑफ अमाउंट सेक्शन 48B और 49 के अकॉर्डिंग हम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो आउटसाइड लायबिलिटीज होती है, थर्ड पार्टी जो होती है सिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब जिन बैंक लोन वगैरह तो वो सब सिक्योर्ड होता है, उनको पेमेंट करना है. रिमेनिंग आपका अमाउंट बच गया, अब आप आउटसाइड लायबिलिटीज पेमेंट करेंगे. जो अनसिक्योर्ड्स हैं, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, उनको आप पेमेंट करके चलेंगे. देन उसके बाद अगर पैसा रह जाता है तो इंटरनल पे आ जाइए. अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप उस लोन को प्रोवाइड कराने के ब्याज पे जितना भी लोन ले रखा है एक रेशियल फॉर्म में पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे. ओके, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है तो उनका कैपिटल बैलेंसेस वही एक रेशियल फॉर्म में आप चलेंगे, उनको पेमेंट करेंगे. ठीक है, एंड देन उसके बाद फाइनली कोई अमाउंट हमारे पास रह जाता है तो हम अब इसको सरप्लस मान के पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसको हम पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, जो आपके सिलेबस का प्रैक्टिकल पार्ट नहीं, इट इज नोन एज अ पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म, जिसकी कुछ बेसिक थ्योरीज हमने क्लियर करी है. नेक्स्ट वीडियो में भी हम पहले इसकी रिमेनिंग थ्योरीज क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, थोड़ा ध्यान आपको देना है. नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, इसलिए आप जब भी वीडियोस वगैरह देखेंगे, लाइव क्लास आप देखते हैं तो अपने नोट्स को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए. नोट्स के अकॉर्डिंग कि जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए वही मेरे पास में, मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को भी इससे रिपीट करना है. तो आज की क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. बी सेफ एट योर होम एंड डू योर स्टडी इन रेगुलर बेसिस. थैंक यू.